नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नए कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की 5 बहुत ही महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। ये धाराएं हैं 196 से लेके 200 तक। ये धाराएं कुछ बेहद जरूरी सवालों के जवाब देती हैं, जैसे कि अगर किसी की पुलिस हिरासत में मौत हो जाए तो क्या होगा, या अगर कोई अपराध हो तो उसका केस आखिर कौन सी अदालत में चलेगा। चलिए इन सब को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में सबसे पहले हम धारा 196 को समझेंगे, जो हिरासत में होने वाले हादसों से जुड़ी है। फिर हम जानेंगे कि ये अदालत का क्षेत्राधिकार आखिर होता क्या है, और सबसे दिलचस्प, हम कुछ ऐसे पेचीदा मामलों को देखेंगे जहां ये तय करना मुश्किल होता है कि केस कहां चलेगा। और हां, आखिर में सब कुछ फटाफट दोहराएंगे भी। चलिए शुरू करते हैं धारा 196 से। ये धारा बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जवाबदेही तय करती है, खासकर तब जब कोई व्यक्ति सरकारी हिरासत में हो। इसका सीधा सा मकसद ये पक्का करना है कि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, और अगर कुछ गलत हुआ है तो सच सामने जरूर आए। ये हमारे मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत मजबूत कवच की तरह है। अच्छा, यहां दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है इन्वेस्टिगेशन और दूसरा है इंक्वायरी। जो पुलिस सबूत इकट्ठा करती है उसे इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण कहते हैं, लेकिन इंक्वायरी या जांच एक मजिस्ट्रेट करते हैं। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पूरी तरह अलग और स्वतंत्र होती है। ऐसा इसलिए ताकि सच्चाई पर किसी का कोई दबाव ना हो। तो सवाल यह है कि मजिस्ट्रेट की ये खास जांच आखिर कब जरूरी हो जाती है। देखिए, कानून में 3 स्थितियां बिल्कुल साफ बताई गई हैं। पहली, जब किसी की पुलिस हिरासत में मौत हो जाए। दूसरी, जब कोई हिरासत से ही गायब हो जाए। और तीसरी, जब हिरासत में किसी महिला के साथ बलात्कार जैसा गंभीर आरोप लगे। इन तीनों ही मामलों में मजिस्ट्रेट की जांच अनिवार्य है। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? जैसे ही ऐसी कोई घटना होती है, मजिस्ट्रेट फौरन अपनी जांच शुरू करते हैं। वो खुद सबूत और गवाहों के बयान दर्ज करते हैं। सबसे अहम बात, वो मृतक के परिवार को इसकी सूचना देते हैं और उन्हें जांच के दौरान वहां मौजूद रहने का हक भी देते हैं। और अगर सच का पता लगाने के लिए जरूरी हो तो मजिस्ट्रेट दफनाए गए शव को भी बाहर निकलवाकर उसकी मेडिकल जांच का आदेश दे सकते हैं। आइए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार को पता चलता है कि उनके किसी अपने की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है और उन्हें शक है कि कुछ गड़बड़ हुई है। बस यहीं पर धारा 196 काम आती है। अब पुलिस तो अपनी जांच करेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ एक मजिस्ट्रेट भी अपनी स्वतंत्र जांच करेंगे। वो ये पता लगाएंगे कि मौत की असली वजह क्या थी। इस धारा में परिवार को भी कुछ खास अधिकार दिए गए हैं। पहला, उन्हें जांच के बारे में पूरी जानकारी पाने का अधिकार है। दूसरा, वो जांच के दौरान उपस्थित रह सकते हैं। तीसरा, ये कानूनन जरूरी है कि 24 घंटे के अंदर शव की मेडिकल जांच कराई जाए। और यहाँ रिश्तेदार का मतलब भी साफ है, माता पिता, बच्चे, भाई बहन या पति पत्नी। तो ये तो थी धारा 196 की बात। अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही आम सवाल पर, जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार। ये शब्द सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। सवाल बस इतना है कि अगर कोई अपराध हुआ है तो उसका केस आखिर किस शहर या इलाके की अदालत में चलेगा। क्षेत्राधिकार का सीधा सा मतलब है किसी अदालत का किसी केस को सुनने का अधिकार या उसकी पावर। जैसे हर पुलिस थाने का अपना एक तय इलाका होता है, ठीक वैसे ही हर अदालत का भी अपना एक दायरा होता है। और ज्यादातर मामलों में ये दायरा इस बात से तय होता है कि अपराध हुआ कहां है। बीएनएसएस की धारा 197 इसी सबसे बुनियादी नियम की बात करती है। ये कहती है कि कोई भी अपराध हो, उसकी जांच और सुनवाई आमतौर पर उसी अदालत में होगी जिसके इलाके में वो अपराध किया गया है। जैसे अगर कोई चोरी लखनऊ में हुई है तो केस लखनऊ की ही अदालत में चलेगा, दिल्ली या मुंबई की नहीं। ये सबसे सीधा और आसान नियम है। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सीधी तो होती नहीं है ना। कई बार मामले इतने पेचीदा हो जाते हैं कि ये पता लगाना ही मुश्किल होता है कि अपराध आखिर हुआ कहां। ऐसे ही मामलों के लिए कानून में आगे की धाराएं हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर कोई अपराध एक लंबी यात्रा पर निकली ट्रेन में हो जो कई जिलों से गुजर रही है, या फिर किसी को एक जगह से किडनैप करके कई अलग अलग जगहों पर रखा गया हो, अब ऐसे में केस कहां चलेगा, किस अदालत में? ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। इसी कंफ्यूजन को दूर करती है धारा 198।
ये कहती है कि अगर ये पक्का नहीं है कि अपराध किस एक जगह पर हुआ या वो कई जगह पर हुआ, तो केस इनमें से किसी भी जगह की अदालत में चल सकता है जहां जहां अपराध का कोई भी हिस्सा हुआ हो। इससे पीड़ित को बहुत आसानी हो जाती है। चलिए एक और स्थिति देखते हैं। मान लीजिए किसी पर जानलेवा हमला हुआ शहर ए में, पर उसे इलाज के लिए शहर बी ले जाया गया जहां उसकी दुखद मृत्यु हो गई। अब सवाल यह है कि केस कहां चलेगा, शहर ए में या शहर बी में? इसका जवाब हमें मिलता है धारा 199 में। कानून कहता है कि ऐसे मामलों में केस दोनों में से किसी भी जगह चल सकता है, यानी जहां हमला हुआ वहां की अदालत में भी और जहां उसका नतीजा सामने आया, मतलब जहां मौत हुई वहां की अदालत में भी। और अब आते हैं एक आखिरी पेचीदा मामले पर। सोचिए कुछ लोगों ने दिल्ली में बैठकर जयपुर में डकैती करने की साजिश रची और फिर जयपुर में जाकर डकैती की। अब यहाँ दो अपराध हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं, साजिश और डकैती। तो केस कहाँ चलना चाहिए, दिल्ली में या जयपुर में? इसका समाधान है धारा 200 में। ये कहती है कि जब एक अपराध दूसरे से ऐसे जुड़ा हो तो केस की सुनवाई उन दोनों में से किसी भी जगह की अदालत में हो सकती है। मतलब हमारे उदाहरण में केस दिल्ली में भी चल सकता है जहां साजिश रची गई और जयपुर में भी जहां असल में डकैती हुई। तो ये थे क्षेत्राधिकार से जुड़े कुछ मुश्किल हालात और उनके आसान कानूनी समाधान। चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसे एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो एक नज़र में देखें तो धारा 196 का मतलब है हिरासत में कुछ गलत होने पर मजिस्ट्रेट की सीधी जांच। धारा 197 है सामान्य नियम, यानी केस वहीं चलेगा जहां अपराध हुआ। धारा 198 तब काम आती है जब जगह पक्की ना हो, जहां भी अपराध का कोई हिस्सा हुआ केस चल सकता है। धारा 199 कहती है जहां अपराध हुआ या जहां उसका नतीजा निकला, दोनों जगह सुनवाई हो सकती है। और आखिर में धारा 200 कहती है कि अगर अपराध जुड़े हुए हैं तो किसी भी संबंधित जगह पर सुनवाई मुमकिन है। इन कानूनों को समझना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये असल में खुद को और अपने समाज को मजबूत बनाने का एक तरीका है। जब हमें अपने अधिकार और न्याय की प्रक्रिया पता होती है तो हम एक ज्यादा जागरूक नागरिक बनते हैं। हमेशा याद रखिए, कानून न जानना कोई बहाना नहीं हो सकता, लेकिन कानून को जानना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। ये जानकारी न सिर्फ हमारे अपने अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि हम दूसरों की मदद करने के काबिल भी बनते हैं। असली सशक्तिकरण जानकारी से ही आता है।